हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। एंड आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब देखिए, लिविंग वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हेन यू कॉल समथिंग लिविंग, जब उसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, जब टाइम टू टाइम वो डेवलप हो रहे होते हैं, सो और टाइम टू टाइम उसके अंदर क्या हो रहे होते हैं, चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट अ बीइंग जो कि 5 साल का है, तो ये बच्चा 5 साल का है। पर आप अगर इसे 10 साल के बाद देखोगे तो वो आपको थोड़ा बहुत चेंज उसमें देखने को मिलेगा ही। और अगर आप उसको और 10 साल के बाद देखते हो तो उसमें चेंज मिलेगा। इसका सिंपल मतलब क्या है, वो लिविंग है, तभी उसके अंदर हमको चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। सो हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग क्यों बोलते हैं, बहुत सारे रीज़न है, बट एक जो मेजर रीज़न है ना, वो मेजर रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे इसमें चेंज देखने को मिलता है, कंटिन्यूस चेंज इन द नेम ऑफ अमेंडमेंट्स। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम पर अमेंडमेंट्स आती रहती है, राइट। सो अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, जो चेंजेस आ रहे होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। सो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे उसने पिछले 65 ईयर्स में वर्क किया है, और इंडिया ने कैसे मैनेज किया है टू बी गवर्न बाय सेम कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद हमारा कोई और कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर हमने 10 साल बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर तीसरा। ऐसा नहीं है, वी आर स्टिल बीइंग गवर्न बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको टाइम टू टाइम पे अमेंड किया जाता है। बहुत सारे अमेंडमेंट, मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और कई सारी चीज़ें इसमें चेंज देखने को हमें मिलता है। जुडिशरी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन निकालने में। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, इट कीप्स इवॉल्विंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन द सिचुएशन। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कंटिन्यूस इवॉल्वमेंट, कंटिन्यूस चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। सो अब एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक टर्म, स्टैटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फिक्स होना। कोई भी चीज़ अगर फिक्स है तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का अपोजिट होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या है, स्टैटिक का एकदम अपोजिट टर्म। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक इन द सेंस क्या वो फिक्स होते हैं। सो इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर नेशंस टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। हर एक नेशन ऐसा नहीं है कि वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं। देयर आर वेरियस चांसेस दैट दे कीप ऑन रीराइटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते रहते हैं। अब जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको चेंज देखने को मिलते हैं। सो इफ देर इज चेंज इन सोसाइटी ड्यू टू पॉलिटिकल अपहीवल्स, अपहीवल्स मीन्स चेंजेस, तो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से जब सोसाइटी चेंज होती है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज देखने को मिलता है। अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें तो अब तक की लाइफ में, यानी कि 74 ईयर्स से वो आज़ाद है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो रन कर रहे हैं, हमें 4 कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं। 1918 में, 1924 में, 1936 में, 1977 में। अब 1991 में हमें पता है जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की, ये ख़त्म हो गई। जो सोवियत यूनियन था टूट के बहुत सारे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था। एक पॉलिटिकल अपहीवल, पॉलिटिकल चेंजेस के बाद अब जो न्यूली फॉर्म्ड रशियन फेडरेशन है, इन्होंने अडॉप्ट किया एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का 1993 में। बट इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 को, और इसका इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 से होता है। 26 नवंबर 1949 ये वो डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, एंड 26 जनवरी 1950 जब से ये फोर्स में आ गया था। सो मोर देन 55 ईयर्स हो चुके हैं सेम कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू होते हुए। अब इज़ दैट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बहुत अच्छा है कि इसको चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर इतना अच्छा है तो सब लोग फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी क्यों नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा है तभी कंटिन्यू रहा।
और इसका रीज़न क्या था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, बहुत ही फार साइटेड थे। उन्होंने बहुत आगे की सोच रख के ये सारी चीज़ें, ये सारी निर्णय लिए थे। बहुत वाइज थे वो, कि फ्यूचर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सारी चीज़ें उन्होंने कंटिन्यू करी थी। तो इन सम सेंस जो बोथ द आंसर्स हैं वो करेक्ट है। सो इट इज़ ट्रू कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छा है, बट जो आप ये देखिए, ऐसा नहीं है कि उसमें सब चीज़ें फिक्स्ड है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट सो रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ टफ, कि हमें चेंजेस ही नहीं लाने इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर फाइव साइटेड थे, और उन्होंने फ्यूचर सिचुएशंस के भी सोल्यूशन दे दिए थे। तो इवेंचुअलिटीज़ का हमें नहीं पता, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो नो डॉक्यूमेंट कैन बी सच दैट इट नीड्स नो चेंज। तो दुनिया का कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसको चेंज की ज़रूरत ना हो। समझ में आया? अब अगर हम फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस के करियर में अब तक न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशन रह चुके हैं, अगर पिछले 20 साल में हम देखें तो। मतलब रिवॉल्यूशन के बाद नेपोलियनिक पीरियड आता है, हमने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा है। सो फ्रांस के अंदर कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन होते रहते हैं, क्योंकि फ्रांस है जहाँ से डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। वही ऐसा कुछ कीड़ा लेके आए थे पूरे वर्ल्ड में। सो पोस्ट रिवॉल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1793 का, उसको फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। फिर आप ये देखिए, सेकेंड फ्रेंच रिपब्लिक जो थी 1848 में बनी। फिर थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक 1875 में बनी। 1946 में इसका नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। फिर वापस से एक फ्रेंच रिपब्लिक आता है, दैट इज़ 1958 में। सॉरी, यहाँ पे 2 सेंचुरीज का मतलब है 200 ईयर्स। 1 सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1 सेंचुरी इज 100 ईयर्स, एंड 2 सेंचुरीज ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू 100 200 ईयर्स। अंडरस्टैंड? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर एक कंट्री का फिक्स हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन तो वही रहेगा। इट मे चेंज, बट इंडिया में चेंज नहीं हुआ है। सो देन हाउ डज जो सेम कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यू टू सर्व अवर कंट्री? कैसे सेम ही कॉन्स्टिट्यूशन सर्व कर रहा है? तो वन ऑफ द आंसर्स यही है कि टाइम टू टाइम इसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। मॉडिफिकेशंस वही जो चेंजेस हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही है, ये मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम इसमें ऐड ऑन होते रहते हैं। सेकेंडली, जो एक्चुअल वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सही है। सो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके इंटरप्रिटेशंस में। पॉलिटिकल प्रैक्टिस, जुडिशियल रूलिंग्स, सब ने बहुत मेच्योरिटी दिखाई है कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कि जो लिखा है वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहा है। सो इन फैक्टर्स ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना के रखा है, रादर देन अ क्लोज्ड एंड स्टैटिक नोटबुक। ये सिर्फ एक क्लोज एंड स्टैटिक नोटबुक नहीं है, ये क्या है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। सो इन एनी सोसाइटी, जो दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एट अ पर्टिकुलर टाइम वुड फेस वन कॉमन चैलेंज। अब ये देखिए, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो अगर हम एक कॉमन चैलेंज की बात करें तो वो कॉमन चैलेंज क्या होता है, कि जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में would naturally reflect efforts to tackle the problem that society is facing। अब ये देखिए, जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें तो वो ऐड ऑन करेगा ही, वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो फिलहाल देखने को मिल रही है। बट एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि फ्यूचर के सॉल्यूशंस भी उसके अंदर होने चाहिए, कि आज के समय जो परिस्थिति है वो ये है, बट आगे आने वाले टाइम पे परिस्थिति जो हो सकती है उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो दैट शुड बी वेरी मच रिक्वायर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उनके दिमाग में। सो देयरफॉर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हैज़ टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस दैट मे अराइज इन फ्यूचर। सो इन दिस सेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है विल ऑलवेज हैव समथिंग जो कैसा है, जो कंटेम्प्रेरी है और मोस्ट इसको ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है। क्योंकि अगर मान लो इसमें फ्यूचर चेंजेस की गुंजाइश ना हुई तो ड्यूरेबिलिटी ख़त्म, एक्सपायरी डेट आ जाएगी इसकी, और फिर हमें नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। एंड एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक फ्रोज़न और अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, जिसके अंदर रिविजन्स चाहिए, चेंजेस चाहिए, री एग्जामिनेशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सो इट इज़ ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करेगा
ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ अ कंसर्न सोसाइटी, जो सोसाइटी है कैसी रहने वाली है, उसके ड्रीम्स क्या हैं, होप्स क्या हैं, और क्या क्या हमें माइंड में रखना चाहिए कि किस तरीके से जो सोसाइटी है प्रेजेंट में वर्क कर रही है, प्लस ये वाली सोसाइटी फ्यूचर में किस तरीके से वर्क करेगी, इसका भी हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इन दिस सेंस जो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सोसाइटी जो है इसे क्रिएट कर रही है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ही बनाया है, वो पूरे एक सोसाइटी ने बनाया, क्योंकि इसके अंदर एक पूरे सोसाइटी का आइडिया लेने का हमको ज़रूरत होता है। सो दिस ड्यूअल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज लीड्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना कुछ आसान तो नहीं होगा सब चीज़ें। सो आप देखो ये बहुत टफ भी होता है और बहुत ईजी क्यों है, क्योंकि आपको सोसाइटी की नीड्स को वहाँ पे रखना है। सो द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अवेयर थे इस प्रॉब्लम से, तो उन्होंने बहुत ही बैलेंस बनाने की कोशिश करी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अबव ऑर्डिनरी लॉ रखा, क्योंकि ऑर्डिनरी लॉ को क्या होता है कि कई लोग तोड़ देते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते, कई बार उनकी सज़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कि लोग उससे संभल ही जाएं। बट कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो देश की आत्मा है, सोल है हमारे कंट्री की आज़ादी का, डेमोक्रेसी का, तो उसको ऑब्वियस सी बात है किसी भी ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर रखना होगा। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने क्या कोशिश करी कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो हमारी इस डॉक्यूमेंट की क्या करेंगे, मदद करेंगे। मदद किस सेंस में करेंगे कि वो इसको लिविंग रखने में हमारी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आफ्टर अ टाइम ये चीज़ ऑब्सोलीट हो जाएगी। ऑब्सोलीट होने की बात यहाँ पे नहीं कही गई थी। उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ हो कि फ्यूचर जनरेशन्स क्या करें, इसकी रिस्पेक्ट करें। सो उन्होंने क्योंकि इसीलिए फ्यूचर जनरेशन की भी सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे रखा और मॉडिफिकेशंस वगैरह की गुंजाइश रखी। तो इवन एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो अवेयर थे इन सब मैटर्स, इन सब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन से, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग थे ऐसा नहीं था कि सबकी एक जैसी राय थी, सबकी राय अलग अलग थी, डिफ्रेंशिएटेड उनकी राय थी। तो उन्होंने सबके ओपिनियन को समझा जाना, फिर जाके जो ये सारा कॉम्बिनेशन किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अप्रोचेस मेंशन्ड अबव। बोथ द अप्रोचेस कैसे कि एक पर्टिकुलर ओपिनियन और एक सोसाइटी का ओपिनियन, दोनों को उन्होंने रखा। सो कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इस वजह से एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट, एक पवित्र डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसके अंदर आप ये देखिए रिक्वायर्ड चेंजेस टाइम टू टाइम। अब पवित्र से पवित्र चीज़ दुनिया में, उनमें चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन अदर वर्ड्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड ऑफ एवरीथिंग। स्टैटिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोई फाइनल वर्ड नहीं है। इट इज़ नॉट अनऑल्टरेबल, ऐसा नहीं है इसमें चेंजेस नहीं होंगे, इसके अंदर चेंजेस होने के 100% चांसेस हैं। सो इसीलिए इसको फिक्स आप नहीं बोल सकते। दिस इज़ नॉट अ फिक्स डॉक्यूमेंट। सो हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर सकते हैं? तो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, उसमें क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन द आर्टिकल। अब ये क्या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नई चीज़ ऐड हो सकती है, वेरिएशन चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कोई चीज़ रिपील यानी कि हटा सकते हैं वो। जैसे आर्टिकल 370 को हटाया गया है और उसको क्या करा, इसको ख़त्म कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया, अमेंडमेंट ले आए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 368 में लिखा है। आपसे पूछ सकते हैं अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 368 में इसकी बात करी गई है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि जो मेकर्स ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश करी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट की जो ज़रूरत थी उसके बारे में ध्यान रखा। बट इसके अलावा एक और चीज़ है कि इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी एंड फ्रिक्वेंट चेंजेस। अब पता चला कि चेंजेस की बात हो गई तो हर दूसरे दिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हो, पर ऐसा ना हो इसका भी ध्यान रखा गया। तो इन अदर वर्ड जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो उसको फ्लेक्सिबल तो रखना चाहते थे बट रिजिड भी रखना चाहते थे। तो देयर शुड बी अ स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है? ओपन टू चेंजेस, एंड रिजिड मीन्स रेजिस्टेंट टू चेंजेस। फ्लेक्सिबल मतलब हम चेंजेस कितने भी कर सकते हैं, रिजिड मतलब हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं या बहुत मुश्किल है चेंज करना।
सो इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको अमेंड करना, तो उनको रिजिड बोलेंगे, जिसको बहुत आसान होता है उसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो अवेयर थे कि कुछ फॉल्स और मिस्टेक्स हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में रह गई हूँ। वो टोटली फ्री ऑफ एरर्स 100% नहीं हो जाता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है भाई, अब भगवान ने तो बनाया नहीं है। सो वेन एवर सच मिस्टेक्स जो है वो लाइट में आएगी, दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इजीली अमेंडेड एंड गेट रिड ऑफ दिस मिस्टेक्स, कि जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आए, जब भी ऐसी कुछ बात चले, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो जाए। अब then there were some provisions in the constitution that were temporary of nature and decided to these could be altered later. So ये कैसी चीज़ें हो गई जो टेम्परेरी नेचर की हो गई। अब उस समय हमें पता नहीं था कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, उन्होंने बोला जिस चीज़ में गलती होने के चांसेस है उसको हम टेम्परेरी मान लेते हैं। सो बट एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन था was framing a federal polity and therefore जो राइट्स और पावर्स थे स्टेट्स के उसको चेंज नहीं किया जा सकता था विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। कुछ और फीचर्स थे जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रखते थे। तो दीज प्रोविजंस हैड टू बी मेड रिजिड। अब देखिए कुछ प्रोविजंस थे जैसे कि जिसके अंदर सेंटर स्टेट के जो राइट थे वो डिवाइड किए गए। ऐसा ना हो कि सेंटर स्टेट के राइट जो है वो छीन ले, तो उस चीज़ को रिजिड करा गया, टफ करा गया। या कोई ऐसी चीज़ जिसमें राइट्स की बात कर रहे हैं हम, उन लोगों की जिनको सोसाइटी ने बहुत दबा के रखा, तो उनको रिजिड रखा गया। तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को बहुत रिजिड रखा गया जिसके अंदर चेंजेस करना मुश्किल है, और कुछ चीज़ों को मतलब बाकी सारी चीज़ें फिर फ्लेक्सिबल ही रह गई थी। अब हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड करेंगे। तो सबसे पहले 368 आर्टिकल आपको याद रखना है, 368 जिसके अंदर अमेंडमेंट की बात करी गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट एज मेंशन इन सम आर्टिकल्स, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। अब ये देखिए 3 तरीके दे रखे हैं इसके अंदर, 3 वेज। अब 3 वेज में से आप ये देखिए कि अगर कोई बहुत ही माइनर चेंज है जो आप ये देखो अमेंडमेंट कहलाने के लायक भी नहीं है, तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है, तो इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट की। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, 50% + 1। इतने वोट्स अगर मिल गए तो वो क्या है, वो क्या हो जाती है जी, सिंपल आपकी मेजॉरिटी हो गई कि हाँ इसमें चेंजेस हो गए। कई बार स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी बहुत सारे टाइप की होती है, किसी दिन हम आराम से एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अब स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में बोथ द हाउसेस सेपरेटली, यानी कि राज्यसभा में भी 50% + 1 होना चाहिए और लोकसभा में भी 50% प्लस होना चाहिए। या फिर अगर कुछ चीज़ों में डिसाइडेड है तो वो 2/3 भी वोटिंग हो सकती है, दैट विल टोटली डिपेंड। और एक मेजॉरिटी होती है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ द स्टेट, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी हो गई आपकी। अब स्पेशल मेजॉरिटी में या तो वही लोकसभा राज्यसभा 50% + 1 या 2/3 ऑफ पार्लियामेंट, और लेजिस्लेचर के भी 1/2 आपको चाहिए वोट्स। तो इतनी सब चीज़ें मिलने के बाद कोई जो बड़ा चेंज है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमको देखने को मिलेगा। सो देयर आर मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेंशन दैट दीज आर्टिकल कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल लॉ ऑफ पार्लियामेंट। तो बहुत सारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही हैं जो खुद को क्या बोलते हैं कि एक सिंपल लॉ ऑफ पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकता है। नो स्पेशल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड, तो इनको हम ऑर्डिनरी लॉ भी बोल देते हैं। सो ऑर्डिनरी लॉ के तरीके जैसा बोल देते हैं। सो नो स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड एंड नो डिफरेंस बिटवीन दिस अमेंडमेंट एंड एन ऑर्डिनरी लॉ। कोई डिफरेंस ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। ये वेरी फ्लेक्सिबल है। वेरी फ्लेक्सिबल क्यों, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस होना बहुत आसान है। अब देखिए जो वर्डिंग है बाय लॉ इंडिकेट दैट दीज आर्टिकल कैन बी मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही लॉ को बनाती है तो पार्लियामेंट इसको मॉडिफाई कर सकती है विदाउट रिसोर्सेज प्रोसीजर लेड डाउन बाय आर्टिकल 368। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल 368 के प्रोसीजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 368 की बात नहीं करी गई है, पर जो भी स्पेशल मेजॉरिटीज़ हैं यहाँ पर आर्टिकल 368 की बात कही गई है। सो हेयर दे आर सेइंग दीज थिंग्स कि कुछ ऐसे लॉ हैं ऑर्डिनरी लॉ जिसमें 368 की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो स्पेशल मेजॉरिटी वाले हैं उसमें आर्टिकल 368 का रिक्वायरमेंट ज़रूर होता है।
अब आर्टिकल 2 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट मेड बाय लॉ एडमिट टू द यूनियन न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट मेड बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, ऐसा कुछ करके मेड बाय लॉ करके, तो ये क्या है, पार्लियामेंट इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। सो फॉर अमेंडिंग द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविजंस है 368 आर्टिकल के वहीं लगेंगे। अब 368 आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि किस हिसाब से मेजॉरिटी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दे अप्लाई टू 2 डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ आर्टिकल। वन मेथड की जो अमेंडमेंट है वो एक स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस से हो, अदर मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट से और हाफ ऑफ लेजिस्लेचर से भी आपको कंसेंट चाहिए। सो नोट दैट जो सारे के सारे अमेंडमेंट्स होते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन पार्लियामेंट। इनिशिएट पार्लियामेंट में होंगे, इनिशिएट आप उसे लेजिस्लेचर्स में नहीं कर सकते हो, जो शुरुआत होगी वो हमेशा पार्लियामेंट में होगी। सो बिसाइड स्पेशल मेजॉरिटी नो आउटसाइड एजेंसी, जैसे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन या सेपरेट बॉडी जो है उसकी ज़रूरत जो है वो नहीं है, कोई भी आउटसाइड एजेंसी नहीं है इस टाइप की, पार्लियामेंट ही चेंजेस करते हैं। सो सिमिलरली आफ्टर द पैसेज इन द पार्लियामेंट एंड इन सम केसेस जो स्टेट लेजिस्लेचर से नो रेफरेंडम इज रिक्वायर्ड फॉर द अमेंडमेंट, रेफरेंडम वगैरह का कुछ जरूरत नहीं होता, सिंपल जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड कर सकती है कि चेंजेस करने हैं या नहीं। अब ये दीदी है, दीदी क्या कह रही है कि व्हाट हैपन इफ सम स्टेट वांट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, can't they propose an amendment? I think this is another example of favoring the central against the state. तो दीदी कह रही हैं कि अगर मान लो किसी स्टेट को चेंज करवाना है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ, तो वो तो उस चीज़ की शुरुआत कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऊपर है स्टेट से। देखिए कुछ हद तक दीदी की बात सही है, कुछ हद तक रॉन्ग भी है, क्योंकि अगर स्टेट्स को रेटिफाई करना है कोई चीज़, तो जो उस स्टेट से राज्यसभा का मेंबर गया है या जो उस स्टेट्स के एमपी होंगे वो इस चीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं, तो उनके बीच में थोड़ा बॉन्डिंग होना चाहिए, जो क्या बताएगा एक तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन को ही डिफाइन कर रहा है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एन अमेंडमेंट बिल लाइक ऑल अदर बिल ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर हिज असेंट। मान लो पार्लियामेंट में आया, स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, फिर कहाँ पे जाएगा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को असेंट देना होगा। बट इन दिस केस जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई पावर नहीं है टू सेंड इट बैक फॉर द रिकंसिडरेशन। देखिए जैसे कि मनी बिल में उसके पास जो था उसको राइट करना ही करना था, यहाँ पे वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि हाउ रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड जो अमेंडिंग प्रोसेस है हैड बीन। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड्स दीज कॉम्प्लिकेशंस, इन कॉम्प्लिकेशन में ना पड़े तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सब अवॉइड कर रखा है, और इस वजह से जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो रिलेटिवली थोड़ा सा सिंपल है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो प्रोसेस है ये अंडरलाइन करेगा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल आर एम्पावर्ड टू कंसिडर द टेक फाइनल डिसीजन द क्वेश्चंस ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्टेड हैं उनको ही एम्पावर किया जाता है फाइनल डिसीजन लेने के लिए। अब जो ये सवेरेंटी है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की इज ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो सिंपल इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वही ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रही है, कोई अलग से कमीशन नहीं बनाया। अब कमीशन बनाने में क्या हो सकता था फिर कि जो सरकार है पावर में वो अपने हिसाब से एक कमीशन सेटअप कर देती और वो कमीशन उसके हिसाब से डिसीजन लेता, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ, इसके हम अगले पार्ट में कवर करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी और इसके आगे के टॉपिक्स। सो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं हर उस इंसान के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।